नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सदस्य देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की योजना को रखा सामने। कहा, विकास के लिए वित्तीय मदद के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा भारत। ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा खुद तय की गई विकास प्राथमिकताओं से होगा प्रेरित। तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान घरेलू मामलों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठा। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा, सदस्य देशों ने इसे बताया चिंता का विषय। सम्मेलन में उठा गाजा और यूक्रेन में जारी तनाव का मुद्दा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी। राज्यपाल ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के साइट आवंटन घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। भाजपा का आरोप, घोटाले में शामिल है मुख्यमंत्री और उनका परिवार। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर के चिकित्सकों का विरोध जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। भाजपा ने ममता सरकार पर न्याय की आवाज दबाने का लगाया आरोप। शुक्रवार को निकाली गई रैली को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई ममता बनर्जी। भाजपा 1 सितंबर से चलाएगी देशव्यापी सदस्यता अभियान। दिल्ली में आयोजित की गई सदस्यता अभियान को लेकर राष्ट्रीय कार्यशाला। चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर देश भर में चलेगा बीजेपी का अभियान। और देश में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं आया है सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने का लिया गया निर्णय। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। और वहीं प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। और वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सदस्य देशों से आपसी सहमति से आगे बढ़ने पर बल दिया। आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट
ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। और वहीं प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। ग्लोबल साउथ समिट की तीसरी बैठक का समापन हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि इसका मुख्य विषय था टिकाऊ भविष्य के लिए ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाना। उन्होंने सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि इसमें वैश्विक चुनौतियों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। I essentially culled out 10 points of importance which were overlapping, which were, I think, broadly reflective of the sentiment of the discussions. And these are the leaders level. And these 10 points, one, of course, was that the problems which they all raised, which was the core of the discussion, were today food, health, and energy security issues. The challenges faced on resources and accessing resources, the problem of realizing the demographic dividend, concerns about employment and about economic inequality. There was a very strong focus on their climate concerns. So almost every leader spoke about the extreme weather. Many referred to the emissions challenge, growing pollution. A few of them brought up specifically water issues, biodiversity, and the small island developing states were particularly articulate about their predicament. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सम्मेलन में बांग्लादेश में मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया। We've just concluded the third Voice of the Global South Summit. It began with a leaders session in the morning and it's just concluded with a session of the foreign ministers. All in all, 123 countries took part in the summit, including India. At the level of head of state, head of government, there were 21 countries. There were 118 ministers, not counting the foreign ministers, and there were 34 foreign ministers. There were also 5 multilateral development banks. As I said, we had an inaugural session, and then there were 10 ministerial sessions, 2 foreign ministers, a health, youth, finance, trade, IT, energy, education, and environment. The main theme of the third Voice of Global South Summit was Empowered Global South for a Sustainable Future. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में डॉक्टरों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी के ऐलान का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, लेकिन ओपीडी के साथ बाकी सेवाएं बंद रहीं।
कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। इसी क्रम में वो हड़ताल पर रहे। Our plan of action is to continue cease work of emergency and non-emergency services till our demands are met. We also would like to say that we'll stand in solidarity with the nursing staff and nursing students of RG-Kar MCH, and we strongly condemn the shameful tactics of the Deputy Nursing Superintendent, the Nursing Superintendent and other higher officials attempting to hamper their support. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चिकित्सकों ने कोलकाता की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया। यहाँ पे काफ़ी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नाइट पे काफ़ी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी मांगों को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ हमारा ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अभी तक इमरजेंसी सर्विसेज को रखे रहे हैं और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को भी हम लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जो वर्क प्लेस होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए वो घर जैसा ही होता है, और घर में अगर महिला सेफ नहीं रहेगा तो कहाँ पे रहेगा। मांग है न्याय की, आवाज उठाई है सब लोगों ने मिलकर। अब इनके साथ आईएमए के डॉक्टर भी आ गए हैं। इसके साथ इनकी ये मांग है कि अपने कार्य क्षेत्र पर पूरी सुरक्षा मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, यही इनकी मांग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी चिकित्सकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने समस्या के समाधान के लिए 5 मांगे रखी हैं। उन्होंने इनमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दों को शामिल किया है। गौरतलब है कि आरजी-कर अस्पताल की पीड़ित डॉक्टर भी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। आईएमए ने एक केंद्रीय कानून की मांग की है जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को शामिल किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और मजबूत होंगे। डॉक्टरों के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात आरजी-कर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की गई है। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। साथ ही पीड़िता के परिवार को उचित और सम्मानजनक आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि बहुत से राज्य पहले ही अपने यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। कोलकाता की घटना को लेकर ममता सरकार लगातार निशाने पर है। शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर वो लगातार आलोचनाओं में घिरी हुई हैं। बंगाल की और भारत की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज भी आक्रोशित है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो भारत का जो राइट थिंकिंग पर्सन कहलाता है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वो जांच के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और उस पर भरोसा करना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है, फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह और कोलकाता से प्रसन्नजीत की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। ममता बनर्जी सरकार का एक और तालिबानी फैसला उस वक्त देखने को मिला जब कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ जो डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे 43 डॉक्टरों का ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के रिमोट इलाकों में ट्रांसफर कर दिया है।
देश भर के डॉक्टरों ने ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, तो वहीं भाजपा ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा करार दिया है। जिस महिला डॉक्टर के लिए डॉक्टर लगातार न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उन 43 डॉक्टरों को ममता बनर्जी सरकार ने एक तालिबानी फैसले के साथ उस अस्पताल से तुरंत हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ममता बनर्जी सरकार का ये कैसा तालिबानी फैसला है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है और इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के डॉक्टर इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने 43 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। आरोप है कि ये डॉक्टर कोलकाता की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ जारी डॉक्टरों के हड़ताल का समर्थन कर रहे थे। देश भर के डॉक्टरों ने ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नेशन वाइड हड़ताल को नज़रअंदाज करते हुए 43 डॉक्टर्स का तबादला करती है, तो इससे गलत बात, तालिबानी बात क्या हो सकती है कि 43 डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में एज ए पनिशमेंट तबादला किया। मेरा सीधा ममता जी से ये मांग है कि अगर ममता बनर्जी वहाँ पे काम कर रहे डॉक्टर्स का साथ नहीं दे सकती, तो ये डिसीजन जो उनका है वो सिर्फ डॉक्टर्स अगेंस्ट नहीं है। देश भर में जितने डॉक्टर्स उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरी मेडिकल फेटर्निटी के खिलाफ उनका लिया हुआ डिसीजन है, तो हम इस डिसीजन को कंडेम करते हैं। कम से कम 45 ऐसे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे फैकल्टीज, उनका ट्रांसफर कर दिया गया तत्काल। बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या ममता बनर्जी को एक औरत होने के नाते उनको शर्म नहीं आ रही है कि महिला के साथ इतना दर्दनाक, इतनी दरिंदगीपूर्ण घटना हुई और जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसफर कर रही है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टर्स को उन्होंने सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को इधर उनका तबादला किया गया है, दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। इस चीज़ में हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए और वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाना चाहिए। वहीं इस मामले में भाजपा ने दावा किया कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के मुताबिक जिन डॉक्टरों ने आरजीकर हॉस्पिटल में हुए भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनका राज्य के रिमोट इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा नेता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा करार दिया। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट दोज डॉक्टर्स who have been raising their voice for the nyay for this beti have been issued transfer orders including to areas which are very remote. बहरहाल इतने बड़े पैमाने पर जब ममता बनर्जी सरकार ने डॉक्टरों के तबादले किए हैं तो सवाल उठने लाजमी ही हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्यों ममता बनर्जी सरकार ने सिर्फ उन डॉक्टरों का तबादला किया है जो आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की भयावह घटना के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। जिस तरह से कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के उन 43 डॉक्टरों का न सिर्फ इस बात पर ट्रांसफर कर दिया गया है कि वो उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे और लगातार अपनी मांग को बुलंद कर रहे थे, ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि ममता बनर्जी सरकार का ये कैसा तालिबानी फैसला है। इसके बाद से लगातार ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कोलकाता में 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद इन डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तबादले के पीछे कोई और वजह नहीं है, ये नियमित था। इस तबादले का फैसला 2 महीने पहले हुआ था। वेस्ट बंगाल सरकार के प्राय 24 मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अलावा कई सारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं। उसमें 6000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं हमारे वेस्ट बंगाल मेडिकल एजुकेशन सर्विस के। उनके प्रमोशनल एक्सरसाइज, उनके रूटीन ट्रांसफ़र, ईयरली एक्सरसाइज एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। इस घटना के 2 महीने पहले से ये प्रोसेस चलता है।
अप्रूवल भी इसका इस घटना के काफ़ी दिन आगे ही हो चुका था, पर हमने कई सारे चेकिंग इसमें करने होते, इसलिए हो सकता है इसको बाद में पब्लिकेशन में देरी हुआ हमारे समय से, किंतु अभी हमारे यहाँ जो परिस्थिति है उसको देखते हुए सब जगह हमको परिसेवा एकदम नॉर्मल रखनी है, इसलिए हमने इस ऑर्डर को अभी कैंसिल किया है। और वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सीबीआई घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों की संख्या और मकसद आदि को समझने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कई गवाहों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर से जघन्य तरीके से दुष्कर्म और हत्या के बाद महिला सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। महिलाओं की सुरक्षा को रखते हुए कई अहम कदम यहां पर उठाए गए हैं। सुरक्षा उपायों में महिला डॉक्टरों के लिए काम के घंटे सीमित करना, चिकित्सा सुविधाओं पर सुरक्षा जांच बढ़ाना, अलग आराम कक्ष प्रदान करना, रात की पाली के लिए महिला स्वयंसेवकों को तैनात करना और पुलिस गश्त बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा आपातकालीन हेल्पलाइन, विशाखा समितियां स्थापित करना और कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर बात की। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान एनडीए सरकार के नेतृत्व में चल रही विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और आंध्र प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही राज्य को विकसित आंध्र की ओर आगे बढ़ाने पर चर्चा भी की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि अहमदाबाद में कल भारत आए शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि कल अहमदाबाद में भारत आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, उन्हें मोदी सरकार सीएए के तहत नागरिकता दे रही है। इससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों से लगातार इसकी झलक सरकार के फैसलों में देखी जा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार लाना भी इसमें शामिल है। अपने काम धंधे के सिलसिले में लोगों को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की जरूरत पिछले कुछ वर्षों से देश के टीयर 2 शहरों में भी महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में तेज गति से देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत को बल दिया। 2014 तक देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, लेकिन बीते 10 सालों में 16 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अब देश के कुल 21 शहरों में मेट्रो एक इलाके से दूसरे को जोड़ते हुए स्थानीय निवासियों की आवाजाही को सुगम बना रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी का यह सिलसिला लगातार जारी है और हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो रहा है। 2014 के बाद से देश में कुल लगभग 700 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया गया है और आज देश के विभिन्न शहरों में कुल 945 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशनल है। 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में और ये मेट्रो ये शुरू की गई थी और उसके बाद अगले 10 साल के अंदर अगर मैं कहूं तो उन 5 शहरों में जो मेट्रो थी वो उसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके और 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी यानी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है
वो 945 किलोमीटर और ये हो गई है। अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते शुक्रवार को 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के तहत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 15,611 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे साल 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इनमें पहला कॉरिडोर जेपी नगर चौथे चरण से आउटर रिंग रोड वेस्ट के साथ साथ कैंपापुरा तक होगा, जिस पर 21 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 32.15 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर होसाहल्ली से मगदी रोड के साथ साथ काडाबगेरे तक होगा, जिस पर 9 स्टेशन होंगे और इसकी कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर होगी। इन 2 कॉरिडोर के पूरा होने के बाद बेंगलुरु शहर में कुल 220.20 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। बैंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 के अलावा कैबिनेट ने जिन 2 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है उनमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना शामिल हैं। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल 22 स्टेशन होंगे। यह ठाणे शहर के पश्चिमी हिस्से की परिधि के साथ साथ चलेगा। ये नेटवर्क एक तरफ उल्हास नदी और दूसरी तरफ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। यह परियोजना लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से साल 2029 तक पूरी होगी। पुणे मेट्रो चरण 1 के तहत स्वारगेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन 2029 तक शुरू हो जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में मेट्रो की 3 नई परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर इन शहरों के लोग काफी खुश हैं। पुणे के लोगों ने मेट्रो परियोजना की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। लोगों ने कहा कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना सुगम होगा और समय की भी बचत होगी। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकल्प को मान्यता दी है और इसकी वजह से हमारा जो ट्रैफिक की समस्या है वो हम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मार्केट यार्ड ये पुणे का मेन बाजार पेट है। यहाँ पे बहुत सारा व्यापारी लोग का आवक जावक रहता है और पुणे के बाकी एरिया से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अहम चीज़ रहेगी। स्कूल के टाइमिंग्स होती है या फिर ऑफिस के टाइमिंग्स, उस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, आधा एक घंटा एक सिग्नल पे लग जाता है, सो वो सब कन्वीनियंट हो जाएगा। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में पटरियों पर तेज रफ्तार भरती मेट्रो आवाजाही में अहम भूमिका निभा रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार के नेतृत्व में ईज ऑफ लिविंग को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुगम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने आभार जताया। बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के कारण जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया।
इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी और इस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार पा लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है और ये मामला कर्नाटक के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा भूमि आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की विरासत अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर मुडा घोटाला इस बात का प्रमाण है। कर्नाटक में सियासी हलचल बीते कई दिनों से लगातार तेज है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मोडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। Facing regarding the Muda scam, the investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him are investigating the allegations and charges made against him. वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लूट और झूठ को उन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जब से आई है तब से इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि कभी मुडा स्कैम तो कभी वाल्मीकि स्कैम। अब वाल्मीकि स्कैम में भी 180 करोड़ की लूट मचाई है। वहां पे एक अफसर ने आत्महत्या की है और वो अफसर ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री का नाम भी लिया है। और कांग्रेस की सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी निर्लज है कि उन्होंने कहा कि स्कैम तो हुआ है पर ये 180 करोड़ का नहीं, ये 90 करोड़ का स्कैम है। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकारा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा मामला है क्या। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुड्डा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुड्डा द्वारा विकसित भूमि की 50-50 ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मुड्डा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। दरअसल मुड्डा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार जारी है। नेशनल हेराल्ड से लेकर कर्नाटक के मुडा घोटाले तक कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का इतिहास जग जाहिर है। बार बार उन्होंने निजी लाभ के लिए लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इस फैसले को असंवैधानिक कहने की बजाय कांग्रेस को अपने काम पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस खुद को दलित और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, जबकि उनके अपने ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार से जमीन हड़पने में शामिल है।
ये कांग्रेस के पाखंड और परिवार केंद्रित राजनीति का एक और उदाहरण है। मॉरिशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एड्रियन चार्ल्स डुवाल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और मॉरिशस के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा समेत द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए निरंतर संसदीय आदान प्रदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। WHO द्वारा 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के तौर पर कुछ उपाय किए जाएंगे। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाला स्वसीमित होता है और रोगी आमतौर पर सहायक प्रबंधन के साथ ठीक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान देशव्यापी सदस्यता अभियान की भी घोषणा की गई। चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर ये देशव्यापी सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। बीजेपी ने 1 सितंबर से देश भर में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान के लिए ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल। टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है QR कोड। ये मॉडर्न जमाना है। स्वाभाविक रूप से जिसके पास स्मार्टफोन है, QR कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अभियान के दौरान कम से कम 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां सदस्यता अभियान बाद में होगा। उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। बीते वर्षों में करीब 18 करोड़ लोगों ने वर्ष 2014 से 19 तक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता अभियान आरंभ होने वाला है। इसमें मुख्यतः जो उद्देश्य है वह है 10 करोड़ प्लस मेंबरशिप बनाना। 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। जो राज्य अभी चुनाव में जाने वाले हैं या चुनाव में जाने की घोषणा हो गई है, उन राज्यों की ये जो मेंबरशिप ड्राइव है यह बाद में होगा और तब इस संख्या में और इजाफा होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए राज्यवार और मोर्चेवार नेताओं के नाम भी तय किए हैं। बीजेपी इस सदस्यता अभियान के जरिए नए लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी अद्भुत और निराली है और इसी काशी में भगवान भोले का एक ऐसा मंदिर है जहां एक अर्घ्य में 2 शिवलिंग विराजमान है। 2 शिवलिंग वाले इस मंदिर को सारंगनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। इसकी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव यहाँ विराजमान होते हैं और भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने इस मंदिर का जायजा लिया। सारनाथ एक नाम ऐसा है जो भगवान बुद्ध के कारण जाना जाता है। काशी से नज़दीक है, काशी में भी कह सकते हैं। सारनाथ में एक मंदिर है सारंगनाथ। सारंगनाथ के बारे में कहा जाता है कि सावन के महीने में बाबा यहाँ पधारते हैं। सारंगनाथ महादेव की क्या महत्ता है, इस पर हम बात करेंगे। मुख्य पुजारी हैं अनुराग दुबे जी। ये बाबा सारंगनाथ का मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है, यहाँ जीजा साले के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की भी पूजा होती है और उनके साले सारंग ऋषि
ये कथा प्रचलित है कि जब माता सती का विवाह शिव जी से हुआ तो उस समय उनके एक भाई थे सारंग ऋषि, जिनको इनके शादी का पता नहीं था, शिव जी और माता सती के। तो जब शिव जी का विवाह हो गया माता सती से, तो वो उसके बाद शिव जी माता सती को लेकर काशी आए, काशी में अपना निवास रहते रहे, यहीं पे रुके थे। काशी के लोग तो इसकी महत्ता से भली भांति परिचित थे, लेकिन बाहर के लोग इससे थोड़ी सी कम परिचित थे। अब जैसे जैसे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ बढ़ने लगी है, चूँकि ये भगवान शंकर के साले के रूप में इनका ख्याति है, तो श्रद्धालु यहाँ भी आना चाह रहे हैं। यहाँ का पुनर्निर्माण तो हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें पुरानी अस्तित्व हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। सारनाथ में काफ़ी काशी में लोग जानते हैं कि बाबा सावन में यहाँ पधारते हैं, अपनी ससुराल कहते हैं लोग, क्योंकि सारंग ऋषि इन पे साले थे, तो ये मंदिर इस कारण ही सारंगनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज़, सारनाथ, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि जो भर्तियां हो रही हैं उनमें से 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस भर्ती को पूरे पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में जो 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं, इसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये भर्ती सीधे तौर पर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा किया। सीएम ने अंबेडकर नगर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेला में 2,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण वितरित किया। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और उसके क्रियान्वयन का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब सरकार कार्य कर रही है तो परिणाम हमारे सामने है। 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और सरकार की नीयत साफ है, तो इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5,11,00,000 से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा देने वाला पहला राज्य बनता है। अपने दौर के दूसरे चरण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया। अपने दौरे के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। गौर करने वाली बात है कि योगी सरकार अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। योगी सरकार ने प्रदेश में 3.75 लाख संविदा और 2 करोड़ निजी और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में हिसार जिले के ओकलाना विधानसभा से अनूप धानक, फतेहाबाद के टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, कैथल के गोहला चिका के ईश्वर सिंह और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से रामचरण शामिल हैं। गौरतलब है कि जेजेपी से इससे पहले भी कई बड़े पदाधिकारी अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के 10 विधायक बने थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही और उम्मीद है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
गोपीनाथ ने नई दिल्ली में एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत को अगले 5 से 6 वर्षों में रोजगार के लाखों अतिरिक्त अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि निजी खपत में सुधार होगा और अनुकूल मॉनसून से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। गोपीनाथ ने कहा है कि दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान तक भारत में कुल खपत बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्रीसाइकिल का कुल उत्पादन 24,37,000 यूनिट से अधिक रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद विनेश फोगाट भारत लौट आई हैं और विनेश फोगाट के फाइनल में वो पहुंची थी। ऐसे में वजन अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारत वापस आने पर विनेश फोगाट का चैंपियनों की तरह स्वागत किया गया। हालांकि इसी दौरान उनके स्वागत के लिए मौजूद पहलवान बजरंग पुनिया की एक हरकत ने विवाद खड़ा कर दिया। विनेश फोगाट की आगवानी करते हुए गाड़ी के बोनट पर लगे तिरंगे पर वो खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी इस हरकत को शर्मनाक करार दिया है। दरअसल विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विनेश फोगाट के साथ ही भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया इस अवसर पर आयोजित भव्य स्वागत समारोह के हिस्से के रूप में उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। विनेश के शानदार स्वागत के बीच बजरंग उस समय थोड़ी परेशानी में पड़ गए जब उन्हें तिरंगे की फोटो पर खड़े होते देखा गया। बजरंग पुनिया को कार के बोनट पर खड़े देखा गया जहां तिरंगा बना हुआ था। बजरंग भीड़ और मीडिया को संभाल रहे थे, तभी उनका पैर तिरंगे पोस्टर पर पड़ गया। वहीं तिरंगे के पोस्टर पर खड़े होकर भारतीय ध्वज का अपमान करने के लिए भारतीय पहलवान की आलोचना हो रही है। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरालंपिक दल रवाना हुआ। भारतीय टीम में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, साइकिलिंग, ब्लाइंड जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो सहित 12 खेलों में 84 एथलीट शामिल हैं। ये पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय दल के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत इस महीने की 28 तारीख से हो रही है। इससे पहले भारतीय पैरालंपिक समिति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के लिए स्टैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए पैरालंपिक खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। डेवलप्ड कंट्री बनने का मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तब हम खेलों में भी 1 से 5 क्रम में आएंगे। और 1 से 5 क्रम में आने के लिए मेरे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन उपस्थित है, आप सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान होना है। आपका योगदान से खेलो इंडिया आगे बढ़ेगा। जब आप खेलते हैं तो प्रेरणा टू टाइम मिलती है, क्योंकि आपने चैलेंज को भी चैलेंज करा है। इसलिए जब आप जीत के आएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तब देश का हौसला और बढ़ेगा। 23 अगस्त को भारत अपना प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इस मौके पर अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत एक सुपर पावर है। आज़ादी के बाद से अनंत अंतरिक्ष की हमारी यात्रा में अनेकों सफल पड़ाव आए। 24 सितंबर 2014 ऐसा ही एक स्वर्णिम पल आया जब हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही इतिहास रच दिया। आइए देखते हैं भारत के मंगल मिशन की सफल कहानी को बयां करती ये खास रिपोर्ट। 24 सितंबर 2014
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बेहद लंबी छलांग। इस दिन इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ने जैसे ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, भारत ने नया इतिहास रच दिया। यह देश का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, जिसमें पहले ही प्रयास में सफलता ने कदम चूमे थे। इसरो से पहले दुनिया की कोई भी दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी अपने पहले ही प्रयास में लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने सबसे कम कीमत पर यह सफलता हासिल की थी। इस पूरे अभियान में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका ने मंगल अभियान में भारत से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। मंगलयान मिशन की उपलब्धियां। मंगल मिशन ने 6 महीने की अपनी तय अवधि से अधिक समय तक काम किया। इस मिशन ने 8 सालों तक मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया। इस दौरान मिशन ने मंगल की स्थलाकृति, आकारिकी, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का अध्ययन किया। मंगल कलर कैमरा, जिसने अब तक 1100 से अधिक चित्र तैयार किए हैं, और एक मंगल एटलस प्रकाशित किया है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। अप्रैल 2022 में मंगलयान का इसरो से संपर्क टूट गया और इसी के साथ मिशन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। मंगलयान राष्ट्रीय गौरव का मिशन है। इस मिशन ने देश की युवा पीढ़ी में उत्साह पैदा किया, साथ ही अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकों को समझने और उन पर चर्चा करने की उनकी जिज्ञासा को जगाया। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो अब एक बार फिर से मंगल ग्रह पर वापसी करने की तैयारी कर रहा है। मंगल ग्रह के अगले मिशन से इसरो इस साल ग्रह के और भी रहस्यों के बारे में पता लगाएगा। इस नए मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका और चीन के बाद मंगल पर यान उतारने वाला तीसरा देश बन जाएगा। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। ये बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन NXC में होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि JPC के सदस्यों को विधेयक के बारे में जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कहा कि SGPGI को हमें एम्स की तर्ज पर विकसित करना है। PGI में बहुत जल्द ही नए विभाग खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राखी का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसका उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। मुंबई में राखी के त्योहार से पहले ही महिलाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम के त्योहार का जश्न मनाया। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया था। भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन लेन पुल गंगा नदी में ध्वस्त होकर गिर गया। ये पुल नाबार्ड योजना के तहत सुल्तानगंज में बन रहा था। इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने कहा कि अगर पहले इस मामले पर कार्रवाई की गई होती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं तेज बारिश तो कहीं मध्यम बारिश का अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी और कराईकल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।